हेलो एवरीवन। आज हम जून 2015 का पेपर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में पेपर 2 ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम नेट का पीवाई क्यू कर रहे हैं और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस कराए हैं 2004 से लेके 2015 तक का। आज हम 2015 का पेपर 3 डिस्कस करेंगे और भी मैंने इकोनॉमिक्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर जिसको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अ डिस्टेशनरी गैप मेजर द। तो डिस्टेशनरी गैप क्या मेजर करता है और ये होता क्या है? अ, हमारा ऑप्शन है अमाउंट बाय विच ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज बिलो टू द नीडेड टू अचीव अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या एक ऐसा ये अमाउंट है जो कि ऑटोनोमस स्पेंडिंग होता है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे नीचे मिलता है। नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट बाय विच। तो इसको देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाएं, इस फिगर में हमारे यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और एक्स एक्सिस में हमारा रियल जीडीपी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी 45 डिग्री की लाइन होती है और इस 45 डिग्री की लाइन पे एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये हमें बताती है पोटेंशियल जीडीपी। है कि अगर मान लीजिए हमारा हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है ये पहले फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमें क्या मिल जा रहा है? रियल जीडीपी पे हम हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो रहा है। और फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब हमारा 45 डिग्री लाइन पोटेंशियल जीडीपी के से मैच करती है, तब उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये बीच का गैप है इसी को बोलते हैं हम रिस्टेशनरी गैप। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो रिसेशनरी गैप क्या है? ये एक्चुअल जीडीपी हमारा कम हो जाता है पोटेंशियल जीडीपी से, यानी कि एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी हमारे ये वर्टिकल लाइन है और एक्चुअल जीडीपी क्या है हमारी? ये जहाँ पे हमने ये 45 डिग्री लाइन पे हमने यहाँ पे ये रियल जीडीपी हमारे यहाँ पे आई है और हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया था। तो ये हमारी पोटेंशियल जीडीपी थी, जो कि ये हमारी एक्चुअल जीडीपी है और हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ से एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा टू अचीव द फुल पोटेंशियल जीडीपी। हमारा ऑप्शन ए में यही कह रहा है कि अमाउंट बाय विच ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज बिलो द नीडेड ऑफ अचीव अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि यही कह रहा है कि जो हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग है ये पहले ही हो गया है, हमें नीडेड है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने की। तो इसकी वजह से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अपना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो हमें पहले में ही मिल गया हमारा ऑप्शन, तो हमारा पहले ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरे में बोला है कि अमाउंट एट विच एग्रीगेट स्पेंडिंग एक्सीड्स टू अ नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर ये एक्सीड्स की बात करें तो इस कंडीशन में हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा। इसका मतलब कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर हो जाए, ये पोर्शन हमारा एक्चुअल जीडीपी ये है, हमारा पोटेंशियल जीडीपी ये है और ये एक्चुअल जीडीपी। तो अगर हमारा एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा हो जाए, एक्चुअल जीडीपी मोर हो जाए पोटेंशियल जीडीपी से, तो वो हमारा बन जाता है इन्फ्लेशनरी गैप और हमारा सेकेंड ऑप्शन इन्फ्लेशनरी गैप को डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए ये नहीं होगा। और डिफरेंस इन रियल आउटपुट बिटवीन क्लासिकल मॉडल एंड कीन्सियन डिप्रेशन मॉडल, तो ये भी नहीं होगा। और पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट इससे रिलेटेड नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और जो इस फिगर में शो करता है। बाकी ये वाला फिगर जब हमारा एक्चुअल जीडीपी बड़ा हो जाता है पोटेंशियल जीडीपी से, तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्री आर अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में अब 27 मेंबर्स हो गए हैं, एक कंट्री निकल गई है, अब पहले 28 मेंबर्स थे। तो आपका ये होमवर्क है, मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन से अब बाहर चली गई है, जिसकी वजह से अब ये 27 कंट्री रह गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच आर लाइकली टू पोजेज रिस्क ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि हमें बताना है कि ऐसा हमें फैक्टर बताना है जिसकी वजह से इंडिया का एक्सटर्नल डेट का इकोनॉमिक सिचुएशन और रिस्क में चला गया है। तो इंडिया डेट का इकोनॉमिक सिचुएशन रिस्क में जाने का जो कारण है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी टाइटनिंग एक्सपेंडेड लेटर दिस ईयर। यानी कि 2015 के बाद जो यूएस ने अपनी फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक था उसको बहुत टाइटनिंग यानी कि बहुत बढ़ा दिया है। तो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है उस टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा, वायबिलिटी ऑफ यूरोजोन इन द इवेंट ऑफ अ ग्रीक एग्जिट। तो क्या यूरोजोन की वायबिलिटी से भी ये हमारा इफेक्ट आया है? तो यस, इससे भी आया है। और स्पाइक ऑफ ऑयल प्राइजेस, यानी ऑयल प्राइजेस के बढ़ने से भी इंडिया का एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन रिस्क में आ सकता है, तो ये भी है। लेकिन अगर फोर्थ हम देखें कि इंक्रीज द इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, तो अगर इंडिया का अगर एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ जाएगा ग्लोबल में, तो इसकी वजह से तो इंडिया रिस्क के सिचुएशन में नहीं आएगी इंडिया की इकोनॉमी, जबकि इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी फेवरेबल कंडीशन में आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ गया है, उसका शेयर बढ़ गया है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट हमें पूछा था क्या, निगेटिव पॉइंट, जिससे कि इंडियन के एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो रिस्क में आते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हमारी इंडियन की एक्सटर्नल इकोनॉमी रिस्क में आ सकती है। तो ए बी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जबकि फोर्थ, ये पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें कि शेयर हमारा अगर इंडिया का वो भी एक्सपोर्ट शेयर हमारा इंडिया का अगर बढ़ जाए तो हमारा बीओपी भी मैनेज हो जाएगा, बीओपी भी हमारा बैलेंस में आ जाएगा, और हमारे शेयर्स ग्लोबली, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इंडिया का शेयर बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका हिंदी वर्जन है, जो बच्चे हिंदी में है वो यहाँ पे देख लेंगे कि अवसादी अंतराल के लिए ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। और यूरोपियन यूनियन में अब 27 मेंबर्स हो गए हैं, और उन कारणों को बताना है जिसके जोखिम कार्य कर सकते हैं भारत के बाह्य आर्थिक स्थिति में। तो ये जो मैंने अभी बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये बच्चे देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया नाउ एम एट टारगेटिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या एम होता है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो मॉनेटरी पॉलिसी तो चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इसका मेन और मेजर यही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो वो क्या करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का ये रोल नहीं है कि वो मनी सप्लाई का ग्रोथ कर दे। मनी सप्लाई से तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो टारगेट ये नहीं करती है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो वो टारगेट करती है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कम हो जितना से जितना, जिसकी वजह से यही मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें मैच करना है कि ट्रेड साइकिल से हमें मैच करना है सिलेक्ट करके कि कौन सा प्रॉफिट दिखाता है ट्रेड साइकिल में। तो अगर हम ट्रेड साइकिल को देखें, ये टाइम को मेजर करता है, और ट्रेड साइकिल हमारा इस तरीके से होता है। अब ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। जब डिप्रेशन से अगर धीरे धीरे ये बढ़ता है, इसको बोलते हैं हम रिकवरी। रिकवरी के बाद ये जाता है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये एक्सपेंशन है। और जो एक्सपेंशन का ये पीक पॉइंट है, इसको बोलते हैं बूम। उसके बाद हमारी इकोनॉमी घटने लगती है, इसको बोलते हैं हम रिसेशन। तो ये हमारा इस तरह से हमारा ये चलता है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन है। हमें बताना है कि रिसेशन क्या है। तो रिसेशन हमें निगेटिव ग्रोथ देता है। अगर हम इसकी देखें तो बूम के बाद हमें क्या आता है, निगेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, इसी को हम रिसेशन कहते हैं। तो रिसेशन में आ जाएगा निगेटिव। उसके बाद आता है बूम। तो बूम क्या है, वो एक हाईएस्ट लेवल है जो एक्सपेंशन के जस्ट एकदम एबव वाला पॉइंट, जहाँ से रिसेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बूम। तो बूम एक हाईएस्ट लेवल है। रिकवरी क्या है, रिकवरी हमें पॉजिटिव स्लोप को दिखा रही है, यहाँ से रिकवरी का पॉइंट है, तो ये एक पॉजिटिव स्लोप है।
और डिप्रेशन क्या है, ये एकदम लो सिचुएशन पे चला जाता है। जैसे कि रिसेशन अब यहाँ हुआ, अब नीचे जाएगा तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको मैच कर लिया और हमारा मैच कोड जो है वो 3 से एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज रिलेटेड टू। तो ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पीछे वाले अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो कई बार इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजन बेरी ने दिया है 1949 में। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि लोगों का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके करंट इनकम पे ही नहीं डिपेंड होता है, उनके पास्ट इनकम पे भी उनके पास्ट कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है लोगों का कंजम्पशन। यानी कि पास्ट पीक कंजम्पशंस होते हैं लोगों के, और लोगों का मीडियन करेंट कंजम्पशन उनके पीयर ग्रुप पे यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है लोगों का कंजम्पशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूजनबेरी का। तो ये दोनों ही हमारा सही है, इसीलिए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये हिंदी वर्जन है। तो ये इस मौद्रिक नीति का कार्य लक्ष्य होता है कि मुद्रास्फीति को देखना। तो वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि कीमत वो चाहती है कि सीपीआई भी कंट्रोल में हो, इसके लिए कई कई मेजर्स लेती है। और इसको जो मैच किया था हमने, ये थर्ड से मैच हो रहा था, और ये दोनों बताता है सापेक्ष आय परिकल्पना के लिए। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन कैन स्टिल बी इफेक्टिव इन गेटिंग आउट ऑफ अ लिक्विडिटी ट्रैप, इट इज अ कॉम्बिनेशन विथ। तो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन ये होती है जहाँ पे लोग क्या कैसा बन जाता है, अपने करेंसी को एकदम होल्ड करके रखते हैं और वो वेट करते हैं कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग अपने करेंसी को वहाँ पे डिपॉजिट कर सकें। लेकिन ये मॉनेटरी एक्सपेंशन यहाँ पे क्या कीन्स ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी एकदम फेल हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर यहाँ पे फेल हो जाएगी तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम इफेक्ट मतलब लिक्विडिटी ट्रैप में भी हम इफेक्टिव हो जाएंगे, वो कौन सा है? क्या वो रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक लोन, अगर हम बैंक लोन क्या है, ये मॉनेटरी का पार्ट है। तो अगर हम बैंक लोन पे ही रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, इसकी वजह से हम लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये तो गलत है। अगर हम टैक्स को इंक्रीज कर देंगे इस टाइम, तो लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास जो मनी है वो और भी शो नहीं करेंगे या वो काम भी नहीं करना चाहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दिए, कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेस भी ज़्यादा लगा देगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें, इसका मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से लोगों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसकी वजह से वो इस लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और ये कीन्स ने बताया था कि इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी एकदम इनइफेक्टिव हो जाती है, और हमारी फिजिकल पॉलिसी, वो भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, इसको आगे बढ़ाने में काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, बाकी के इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है, इफ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासेस थ्रू द ओरिजिन मीन्स। अगर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की बात करें, तो अगर आपको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आपने पढ़ा है कीन्स का, तो कीन्स ने क्या बताया था कि जब एक ओरिजिन से अगर हमारा पास होता है कंजम्पशन का लाइन, तो यहाँ पे कंजम्पशन किसके इक्वल होगा, बी वाई के। यानी कि ये बी क्या है, और वाई और बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एपीसी एमपीसी के एकदम बराबर हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या मैथ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केस द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिप्रेशन के टाइम में कीन्स के अकॉर्डिंग कैसी हो जाती है? तो अगर हम कीन्स के अकॉर्डिंग देखें तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा डिप्रेशन के टाइम में हॉरिजेंटल हो जाता है। हमारा ये सप्लाई कर्व हॉरिजेंटल हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी कैसे आ गई है, डिप्रेशन में आ गई है। डिप्रेशन में आने की वजह से प्राइस कोई भी हो, हमारा आउटपुट क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व का कोई रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि लोगों के डिमांड के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं।
प्राइस वैसी के वैसी ही रहती है, इसीलिए ये हॉरिजेंटल हो जाता है। और किन्स किस पे डिमांड किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिमांड कर्व पे। तो डिमांड कर्व पे इनका ज़्यादा फोकस है अदर देन सप्लाई कर्व, तो इसीलिए सप्लाई कर्व डिप्रेशन के टाइम में हॉरिजेंटल हो जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रांसफर पेमेंट इन अ फॉलोइंग एंड आंसर द कोड। हमें इन इन चारों में से बताना है कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। तो ट्रांसफर पेमेंट हम उसे कहते हैं जिसके जिसके बदले हमें किसी भी तरह की कोई गुड्स और सर्विसेज ना हो, यानी कि जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ नो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम पैसे तो दे रहे हैं, पेमेंट तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब हमारा ऑप्शन है एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी। अगर क्या सैलरी में हम एनुअल इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से तो जो काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे, जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, वो तो और अच्छा काम करेंगे, तो इसके बदले तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहलाएगा, ये एक सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ अ बाउंस टू द एम्प्लॉय। अगर पेमेंट या सैलरी में इंक्रीमेंट होता है एम्प्लॉय के, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इससे ट्रांसफर पेमेंट या ये तो नहीं है कि इसके बदले कुछ हमें मिल नहीं रहा है। अगर बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा तो एम्प्लॉय और अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो वो इनडायरेक्टली फायदा ही पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि अगर हम किसी से कोई उधार लेते हैं तो उस उधार के बदले, यानी कि अगर मान लीजिए 10 रुपये हमने उधार लिए किसी से, अगर 10 रुपये ही देना होता तो वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहलाता, लेकिन इस उधार लिए हुए बदले पे हमें इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि मान लीजिए जितने भी परसेंटेज से इंटरेस्ट लग रहा हो, मान लीजिए हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो ये 5 रुपये के बदले हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा है। भले हमने 10 रुपये के बदले 10 रुपये का काम कर लिया, वो ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इस इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं ना, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। यानी कि ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ नो गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है पेंशन पेमेंट। तो पेंशन को भी पे करने पे हमें कोई एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता है गवर्नमेंट को, तो वो भी एक ट्रांसफर पेमेंट का ही पार्ट होता है, और गवर्नमेंट अपना बहुत सारा पैसा इन दोनों पे खर्चा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ही है जो कि ट्रांसफर पेमेंट में आएगा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल प्रोग्रेस इज सेट टू बी हिग्स कैपिटल इंसेंटिव if at a constant capital labor ratio MRTSLK। इसका कहने का मतलब है अगर टेक्निकल प्रोग्रेस, हिग्स ने टेक्निकल प्रोग्रेस को कैपिटल इंसेंटिव माना है, जबकि हैरड ने उसको लेबर इंटेंसिव माना है। तो अगर कैपिटल इंसेंटिव में कांस्टेंट लेबर कैपिटल रेशियो हो जाए, यानी कि MRTSLK ये कांस्टेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो अगर हमारा लेबर, सॉरी, ये नहीं कांस्टेंट हो रहा है हमारा, लेबर और कैपिटल, कैपिटल और लेबर का रेशियो जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल क्या होगा, तो इसके कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल फॉर एक्स एक्स गुड एंड फॉर वाई गुड, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये डिक्रीज होने लगेगा। अब ये क्यों डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा वेज और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी डिक्लाइन करने लगेंगे। डिक्लाइन करने की वजह से जो शेयर ऑफ लेबर है वो डिक्रीज करेगा और शेयर ऑफ कैपिटल इंक्रीज करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ ताकि समझ में आए आपको। इसका कुछ आंसर एक्सपेंशनरी था, इसका थर्ड, इसका फर्स्ट और ये फर्स्ट। अब हमें बताना है ये कि कांस्टेंट लेबर सप्लाई सप्लाई कैसे वो, अगर कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो कांस्टेंट है तो हमारा MRTS के और L ये ये डिक्लाइन हो जाएगा। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेवल पे जो वेजेस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी डिक्लाइन करेंगे, और डिक्लाइन होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि न्यू शेयर फैक्टर शेयर रेशियो, अगर न्यू फैक्टर शेयर रेशियो
अगर बराबर है W/R और K/L के, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से इनिशियल जो शेयर रेशियो है, ये इनिशियल शेयर रेशियो से डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शेयर ऑफ लेबर डिक्लाइन करेगा, शेयर ऑफ लेबर डिक्लाइन एंड कैपिटल इंक्रीजेस। अगर हिक्स कैपिटल इंसेंटिव है, यानी कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैपिटल लेबर रेशियो है, अ, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो ये डिक्रीज कर जाएगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर यहाँ पे कैपिटल एंड लेबर होता तो वो इंक्रीज करता, लेकिन यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल दिया है, इसीलिए डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, जो हिंदी में बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे कि तरलता जाल, ये विस्तार युक्त राजनीति है, ये है, और ये किन्स के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और ये घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न्स इज वन ऑफ मेक द one which make the net present value the maximum, gross present value the maximum, net present value zero and gross present value zero। अगर हम इसकी बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो ये बोला है यहाँ पे, एनपीवी होता क्या है, तो एनपीवी मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जितने भी हुए हैं उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हुई है, उसको मेजर करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में के मेथड को यूज करने में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो या जीरो से कम हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो से ज्यादा हो, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया वो प्रॉफिटेबल है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो के इक्वल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है ये अभी एक्सेप्ट होगा या रिक्वायर्ड होगा, ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, एक्सेप्ट होगा कि डिक्लाइन होगा, ये अभी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो से कम हो जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिजेक्टेड। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का पूरा सीन है। अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन विच मेक द, तो कब हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली बना सकते हैं, जब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट होगा, इसकी वैल्यू एकदम जीरो होती है, इक्वल होती है, इस वजह से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न्स है। अगर हमसे पूछता कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने की वजह से जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाता है, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कौन सा कंडीशन है, तो अभी के लिए जो अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न्स है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब जीरो होगा तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हमें कॉप वेब मॉडल का एग्जैक्ट बताना है कि सप्लाई और डिसीजन, सॉरी सप्लाई और डिमांड इसमें क्या होता है। तो अगर हम कॉप वेब की बात करें तो कॉप वेब कैल्डोर ने दिया है, और कैल्डोर ने ये बताया है कि कैसे सप्लाई साइड में लैग होता है और डिमांड साइड में कोई लैग नहीं होता है। तो सप्लाई साइड में लैग होने की वजह से सप्लाई का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट का t-1, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सप्लाई ये कांस्टेंट हमारा प्लस ये कांस्टेंट है t-1, यानी कि जो हम टाइम पीरियड लेते हैं उसमें 1 साल का लैग लेते हैं, और जो डिमांड हमारा फंक्शन होता है उसमें किसी भी तरह का लैग नहीं होता है bt। तो इस
तरह से इन्होंने डिमांड साइड में कोई लैग नहीं बताया था, सप्लाई साइड में लैग बताया था, जिसकी वजह से T-1 हम सप्लाई साइड में लेते हैं और डिमांड साइड में सिर्फ हम PT लेंगे, प्राइस ऑफ करंट ईयर, इसमें प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे ये वाला एकदम मैच कर रहा है, जबकि बाकी में यहाँ पे डिमांड साइड में लैग है, यहाँ ये निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव दिया है, और यहाँ पे ये दोनों निगेटिव दिया है, यहाँ पे यहाँ पे ये निगेटिव दिया जबकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे परफेक्ट है। नेक्स्ट है एडवर्स सिलेक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ द, एडवर्स सिलेक्शन क्यों अराइज होता है, एडवर्स सिलेक्शन के दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडवर्स सिलेक्शन हो, सॉरी, जैसे कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, एडवर्स सिलेक्शन में दो कंडीशन होती है, मॉरल हैजार्ड और या तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऐसे इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जहाँ पे जो सेलर है और बायर है उन दोनों को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर की कंडीशन अराइज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बाकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अनसर्टेनिटी, फ्यूचर, ये नहीं होगा, हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन करेक्ट है। शेडो प्राइस कैन बी कॉल्ड, तो शेडो प्राइस को और हम क्या कह सकते हैं, तो शेडो प्राइस जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट शेडो प्राइस का दिया था वो दिया था जे टिनबर्गन टिनबर्जन ने, और ये 1954 में इन्होंने दिया था शेडो प्राइस का कंसेप्ट, जिसमें शेडो प्राइस को इन्होंने इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू माना था, इंट्रिंसिक और ट्रू ट्रू वैल्यू, लेकिन बाद में यूएन के रिपोर्ट में शेडो प्राइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में और इनपुटेड कॉस्ट के तौर पे डिफाइन किया गया, तो ये दोनों हमारा करेक्ट है, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल यूज्ड एज, तो वॉलरस के जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में वॉलरस ने ये बताया था, ये एक फर्स्ट नियो क्लासिकल थ्योरी है जिसमें इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम को एक तरह से सेट करने की कोशिश की थी कि कैसे हम कई सारे गुड्स को एक साथ हम देख सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको जनरल इक्विलिब्रियम का नाम दिया। सिर्फ एक ही या दो गुड्स को नहीं इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत सारे गुड्स को एक साथ करके देखा, तो उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इन्होंने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपने जनरल इक्विलिब्रियम के मॉडल में ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया। लीनियर का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है एंड बीटा x1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा x3, यानी कि कई सारे वेरिएबल्स हम एक मॉडल में ला सकते हैं, और इस बीटा x1 x2, अब लीनियर क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं इसके ऊपर कोई ऐसे स्क्वायर या क्यूब ऐसा ना हो, सिर्फ पावर वन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में ही होना चाहिए वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम, तो उन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन माना था। अब इसका हिंदी वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी में है वो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर ये था, और 12 का आंसर हमने क्या दिया था, ये शून्य होना चाहिए। 14 का आंसर ये सी था, इसका ये था, और इन्होंने ये वाला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं, इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं कि जब किसी भी लोगों का इनकम बढ़ता है तो इनकम बढ़ने से लोग उस गुड्स का डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, नॉर्मली डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इंफीरियर गुड के कंडीशन में गुड्स का जो डिमांड है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लो क्वालिटी की होते हैं। जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो सोचता है कि अच्छी चीज़ें खरीदते, वो बुरी चीज़ें क्यों खरीदेगा, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं इनकम के बढ़ने के बाद। तो इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो अच्छे गुड्स में माने जाते हैं, लेकिन जो किरोसिन ऑयल है इनको लो डी कैटेगरी के गुड्स में माना जाता है, इसीलिए इसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ेगा तो किरोसिन का तेल क्यों लेंगे, उसकी जगह पे वो अच्छी चीज़ें लेंगे, गैस का यूज़ करेंगे, किरोसिन का तेल का नहीं यूज़ करेंगे, इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन इज गेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का प्रोडक्शन किस कंडीशन में गेन कर सकते हैं। तो
तीन कंडीशन होती है। अगर मैं तीन कंडीशन आपको बताऊं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का, एक है जनरल इक्विलिब्रियम, इन एक्सचेंज, फिर जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, और फिर एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, यानी दोनों का यहाँ पे मिक्सअप, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये तीन तीन सिचुएशन होती है, ये तीन तरह की कंडीशन होती है और तीनों के अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला का इक्वेशन जिसमें जनरल इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज है, इसमें क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर एक्स एंड वाई फॉर मतलब गुड्स एक्स एंड गुड वाई फॉर इंडिविजुअल ए इक्वल होता है मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर गुड एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल बी। इसी तरह से हमारा दूसरा जो है जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, इसमें हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आता है, क्योंकि हम इसको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन से हम प्रोडक्शन का मेजर करते हैं। और फॉर लेबर एंड कैपिटल फॉर गुड एक्स is equal to marginal rate of technical substitution for labor and capital for good y। और तीसरा है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें इन दोनों का मिक्सअप देखा जाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर ए इंडिविजुअल एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर बी इंडिविजुअल। तो ये तीन हमारे इक्वेशंस होते हैं। हमें पूछा है कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन ये किस कंडीशन में शो करता है, तो प्रोडक्शन का कौन सा था, दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन में हमें ये देखना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स लेबर एंड कैपिटल, जो कि हमें फर्स्ट में ही मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ अच्छे से नहीं दिया हुआ है और हमें प्रोडक्शन निकालना है। अगर हमें एक्सचेंज में पूछता तो एक्सचेंज में ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, बट हमें प्रोडक्शन में पूछता है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है, ये हमें मैच करना है। तो कार्डिनल अप्रोच दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, इंडिफरेंस कर्व दिया है हिग्स ने, हिग्स और हेंसन ने दिया था। रिवील डिफरेंस थ्योरी दिया है सैमुअलसन ने, और नियो यूटिलिटी थ्योरी ऑफ द रिस्क एंड चॉइस वॉन एंड न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन ने दिया है। और ये इसकी अगर हम क्रोनोलॉजी सेट करें तो पहले कार्डिनल, फिर इंडिफरेंस, फिर रिवील्ड और फिर ये क्रोनोलॉजी में ही दिया, और बाकी इसके ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो अगर हम इनको मैच करें तो हमारा मैच कोड है वो सी कोड एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, तो सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, बाकी मैंने समझा दिया था पहले वाली स्लाइड में, तो जिसको भी हिंदी में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे, इसका मैं आंसर भी यहाँ पे मैच कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बहुत बार समझाया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ नेचुरल रेटिंग्स भी होती हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जानबूझ के नहीं होते हैं बट वो हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट है, अब यहाँ पे इससे देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। ये हर तरह के कंट्री में प्रेजेंट होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं कि जब कोई आदमी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पकड़ने के बीच में जितने दिन अगर वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो मार्केट के स्ट्रक्चर की वजह से आदमी एम्प्लॉयड हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट हर तरह की कंट्री में पाई जाती है, और ये अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो जाए तो भी ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये नेचुरल रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट की उस कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है कि आदमी बस एक टाइम एक साइकिल में एम्प्लॉयड रहता है और बाकी साइकिल में वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर करना है स्टेटमेंट को। पॉइंट ऑफ अ लेफ्ट ऑफ द आईएस कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ द गुड। अगर हम आईएस कर्व की बात करें तो आईएस कर्व हमारा ऐसे होता है और एलएम कर्व हमारा ऐसे होता है। ये क्या बोल रहा है कि आईएस कर्व के लेफ्ट साइड में यानी कि ये वाले साइड में ये इंडिकेट करता है एक्सेस सप्लाई ऑफ द गुड को। क्या ये एक्सेस सप्लाई को इंडिकेट करता है, यहाँ पे पहले में बोला है कि क्या ये एक्सेस सप्लाई को इंडिकेट करता है। तो
सप्लाई की बात तो आईएएस करता ही नहीं है क्योंकि गुड्स मार्केट से डील करता है और ये मनी मार्केट से डील करता है, तो सप्लाई की बात तो यहाँ पे आती ही नहीं, तो ये एक्सेस सप्लाई का ये गलत है। बाकी देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ द एलएम कर्व। अगर एलएम कर्व ये इसका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो क्या इसके राइट साइड में ये एक्सेस डिमांड को शो करेगा? तो यस, अगर एलएम कर्व राइट साइड में मान लीजिए शिफ्ट हो जाएगा तो ये इसकी डिमांड ऐसे बढ़ जाएगी, तो ये डिमांड तो सही है कि डिमांड को ये कर रहा है, लेकिन अगर ये लेफ्ट, ये आईएस कर्व वो जो पहला हमारा है, अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाए तो एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स कैसे होगा? ये तो पीछे जा रहा है ना। और कोई भी कर्व जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो हर चीज में कमी देखी जाती है, कोई भी चीज हो, इंटरेस्ट रेट हो या फिर मनी सप्लाई हो या सप्लाई हो या डिमांड हो, सब में कमी देखी जाती है। तो इस वजह से ये भी गलत, ये गलत था। लेकिन हमारा एलएम कर्व अगर राइट में शिफ्ट होगा तो हमारा एक्सेस डिमांड ऑफ द मनी होगा, तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ द आईएस कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ द मनी। तो यस, अगर हमारा ये राइट साइड में शिफ्ट होता है तो ये एक्सेस सप्लाई ऑफ द मनी को दिखाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ अ राइट ऑफ आईएस कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ अ गुड। क्या हम ये सॉरी, जो हमारा ये सी वाला है ना, ये एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी बोला था, तो मनी से तो डील नहीं करता है ना हमारा आईएएस कर्व, ये तो गुड्स मार्केट से डील करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जबकि ये जो है ना आईएएस कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी सेम कंडीशन बताया था, जब ये लेफ्ट में जाएगा तो ये एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में डील करता है, और ये एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी जो कि मनी मार्केट में डील करता है। तो ये हमारा बी और डी करेक्ट है, जबकि ए और सी इनकरेक्ट है। ये सिर्फ मनी की वजह से, देखिए मैंने बस इतना पढ़ा और यहाँ पे गुड्स और मनी नहीं देखा, तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले आईएस अगर दे और एलएम दे तो सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि ये गुड्स मार्केट से डील करता है और ये मनी मार्केट से डील करता है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा तब जाके, और हाँ, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा कोई भी मतलब आईएस अगर इधर है तो इसका लेफ्ट साइड इधर आएगा और इसका राइट साइड ऊपर जाएगा। अगर एलएम है तो इसका लेफ्ट साइड इधर आएगा, इसका राइट साइड नीचे जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी के हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें मैच करना है, हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हैं, तो अगर सी है यानी कि सी यानी कि कंजम्पशन और ये कंजम्पशन फंक्शन है, तो ये तो इजीली हमने मैच कर दिया। आई मतलब इन्वेस्टमेंट और ये फंक्शन दिया है इन्वेस्टमेंट का, ये तो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन में बताना है कि एलएम कौन है और आईएस कौन है। तो अगर हम एलएम की बात करें तो एलएम हमारा ये हो जाएगा आईएस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आईएस में जो इन्वेस्टमेंट है इसके साथ निगेटिव साइन होता है और जो एलएम है इसके इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव साइन होता है, तो हमारा ये एलएम हो जाएगा। इस तरह से हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम कोड से मैच करें तो हमारा डी वाला कोड एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सोल्यूशन को लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बन जाता है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमम सोल्यूशन को हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे बेसिक फिजिकल सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम फिजिबल सोल्यूशन से ही डील करते हैं कि कौन सा फिजिबल एरिया है। जैसे मान लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारा ग्राफ सॉल्व करने का है, तो कौन सा रीजन फिजिबल होगा? तो इन सब में कॉमन रीजन ये है, तो इसी को बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। हमें इसी में फिजिबल सोल्यूशन मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, जो बच्चे हिंदी में हैं उसको यहाँ पे देख लेंगे। अब देखिए हिंदी का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 24, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा दे रही हूँ।
कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ह्यूमन कैपिटल को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, लोगों के मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रूरल और अर्बन दोनों एरिया में। तभी तो जाके ह्यूमन कैपिटल से हम कुछ फॉर्मेट कर पाएंगे, एक्सिलरेट हो पाएगी, बढ़ पाएगी। अगर तीसरा देखिए, स्ट्रेंथनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ना कि ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि लोगों में अगर हम खर्चा करेंगे, ये एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है कि लोगों में हम खर्चा करते हैं तो वो हमें ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ना कि इंडस्ट्री या कोई ऐसा चीज़ जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। बाकी हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो पीछे वाली स्लाइड में जाके देखेंगे क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पीछे है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्यूडलिज्म, स्लेवरी और सोशलिज्म, कैपिटलिज्म में कौन सा कैसे कैसे इवेल्युएट हुआ। तो अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि स्लेवरी, तो ये तो सबको पता है कि सबसे पहले स्लेवरी आया था, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, उसके बाद सोशलिज्म। इन सब का कंसेप्ट थोड़ा डीप है, आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बाकी मैं आपका रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे। तो सेलेवरी, फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये अपने आप में 20-20, 30-30 मिनट के ये हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अगर हम इसकी से देखें तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सॉरी, कैपिटलिज्म पहले आया था क्योंकि कार्ल मार्क्स के हिसाब से, और सोशलिज्म इनका बाद में आया था। नेक्स्ट है हमारा, द अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन। देखिए, एक तो होती है बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी और एक होती है अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को सोलो और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया था, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को को हिर्शमैन ने दिया था। हिर्शमैन ने दो तरह के लिंकेजेस को बताया, एक फॉरवर्ड लिंकेजेस और एक बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके हिसाब से, अगर एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमिक्स ये नहीं दिया था, स्प्रेड एंड बैकवर्ड श्री गुरनान मिडल ने दिया है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू रिटर्न्स कांस्टेंट, यहाँ पे ये अनबैलेंस थ्योरी में ये इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स नहीं होता है, ये एक एंडोजेनस थ्योरी में होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, यस ये करेक्ट आंसर है। अब बैकवर्ड लिंकेजेस होता क्या है, तो बैकवर्ड लिंकेजेस ये हिर्शमैन ने दिया है, इतना याद रखिएगा, ये 1958 का थियरी है। इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री इनपुट को बाय करेगी दूसरे अदर इंडस्ट्री से, यानी कि बैकवर्ड का मतलब होता है, लिंकेजेस का मतलब कि इनपुट बाय, यानी कि इनपुट को खरीदा जा रहा है फ्रॉम अदर इंडस्ट्री। फॉरवर्डेड लिंकेजेस का मतलब होता है कि इनपुट को यहाँ पे परचेज नहीं किया गया है, अब यहाँ से सेल किया जा रहा है, कि हम सेल कर रहे हैं अपना फिनिश्ड गुड्स को। सेल, इसी को फॉरवर्डेड लिंकेजेस बोलते हैं, सेल फिनिश्ड गुड। तो ये दो तरह के लिंकेजेस काम करती है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी डेवलप किसने किया था। तो फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी मिंट ने दिया है, जबकि हिगिंस ने टेक्निकल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट दिया है। इसको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए भी आता है। अगर मैंने अपने ही चैनल पे एक वो होगा, वीडियो होगा जिसमें क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल द थ्योरीज, मैंने उसमें सब तरह की क्रोनोलॉजी अपने जितने भी इकोनॉमिक्स में क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं वो उस वीडियो में मैंने कराया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी और भी जैसे कि इस एक सोशल ड्यूलिज्म होता है जिसको बोक ने दिया है, इकोलॉजिकल ड्यूलिज्म को ग्रीज ने दिया है, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म को ये अभी पूछा था वो मिंट ने दिया है, इंटरनेशनल ड्यूलिज्म को माइकल ट्रेडेरो ने दिया है, जोग्राफिकल ड्यूलिज्म को गुरनार्ड मिडल ने दिया है। तो इस तरह से ड्यूलिज्म के एक अलग अलग कंसेप्ट है जिसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है, तो आप उसको मेरे चैनल पे ज़रूर जाके देखिएगा, और भी सारी थ्योरीज की क्रोनोलॉजी वहाँ पे दी हुई है।
इसका हिंदी वर्जन है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा जो भी बच्चे हिंदी में हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम। Which among the following production function will exhibit both Higgs and Harrod technical properties? तो कौन सा ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि हिग्स एंड हेरेड दोनों में था? तो हिग्स और हेरेड की बात करें तो इन्होंने कैपिटल को ऑगमेंटेड माना है और हेरेड ने लेबर को ऑगमेंटेड माना है। ऑगमेंटेड का मतलब होता है किस पे ज़्यादा यूज हुआ है, तो कैपिटल का यूज हिग्स ने किया है और हेरड ने लेबर का ज़्यादा यूज़ किया है। अब इन दोनों ने कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसमें कैपिटल और लेबर दोनों मिलके वन होना चाहिए, और इन्होंने सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन वन लिया है, यानी कि लेबर और कैपिटल दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ने कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स एफिशिएंसी का कंसेप्ट किसने दिया है? तो एक्स एफिशिएंसी का कंसेप्ट लिविंगस्टीन ने दिया है, तो इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत फेमस है ये थियरी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आइटम इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2013 एंड 15? अब देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम कंट्री, हमारे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस कंट्री से ज़्यादा हमने लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किया है, तो कंट्री के नाम हमें दे देगा, हमें बताना होगा। ये पुराना डेटा है, अगर पुराना डेटा के हिसाब से देखें तो वो कंट्री मतलब जो गुड्स है लार्जेस्ट जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा किया वो इंजीनियरिंग गुड्स है, लेकिन ये पुराना डेटा है, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आपके नए डेटा पे आएंगे जो कि ऑलरेडी मैंने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कराया, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन से रिलेट ये क्वेश्चन बिल्कुल कराया है वहाँ पे कि कौन सा ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है और कौन से आइटम ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी उसमें डेटा है और बहुत सारे डेटा हैं, जैसे कि कौन सी कंट्री ने ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, एफडीआई किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आता है, और बाकी एसडीजी में क्या रोल है इंडिया का, कौन से इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, तो मैंने उसको कराया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके ऐसे क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका हिंदी वर्जन है तो ये यहाँ से देख लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर गोल्डन एज की बात करें तो ये जॉन रॉबिन्सन ने दिया है, ये बिल्कुल परफेक्टली मैच है। गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करें तो ये एडमंड फिल्ड्स ने दिया है, ये भी करेक्टली मैच है। स्टडी स्टेट ग्रोथ की बात करें तो ये रॉबर्ट सोलो ने दिया है, ये भी परफेक्टली मैच है। लेकिन लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात करें तो ये नेल्सन ने दिया है, और माल्थस ने पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी दी है, तो ये अनमैच्ड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी थ्योरम, तो डिपेंडेंसी थ्योरम से कौन से इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड नहीं है। तो ये क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे इकोनॉमिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेट करते हैं, तो ये गलत है हमारा। और अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसमें थर्ड आंसर करेक्ट माना था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी को हम राउल प्रेविस सिंगर थीसिस भी बोलते हैं, तो ये हम नहीं मान सकते कि प्रेविस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फीचर कौन सा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्लासिकल, कीजियन, मॉनेटरिज्म, इन सब के अजम्पशंस आने चाहिए। तो अगर हम अजम्पशन पे ही अगर हम देख लें तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल वेज एंड इंटरेस्ट रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यू क्लासिकल का अजम्पशन है, तो ये तो फीचर होगा ही। कैपिटल इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल फॉर्म, क्या कैपिटल को फिजिकल एंड फाइनेंशियल फॉर्म में न्यू क्लासिकल मानते थे? तो नहीं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी परफेक्ट कंपटीशन और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ये न्यू क्लासिकल का बेसिक असम्पशन है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, जो कि इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, रिन्यूड फोकस टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ वीमेन, यानी कि हमें बताना है इसमें कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए जो रिन्यूड फोकस किया गया है कंट्रोल करने का, कि कैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करे, उसमें विमेन के व्यू पॉइंट्स क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि विमेन क्या है, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नीड्स टू रीओरिएंटेड कीप इन अ व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, यानी कि विमेन का अगर हम व्यू पॉइंट
की बात करें तो उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि एक वीमेन अगर वो हेल्दी रहना चाहती है तो उसके लिए पूरे उसके लाइफ स्पैन में 2 बच्चे इनफ हैं। लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कई बच्चे अगर वो करती है तो उसकी हेल्थ और इवन बहुत बार बच्चे पैदा करने के टाइम औरतों की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा, इंक्रीज बजट नीड टू प्रोवाइड इक्वालिटी सर्विस टू द वुमेन। अगर हम बजट को इंक्रीज करते हैं तो ये भी हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि हम पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विमेन काउंसलर नीडेड फॉर द हेल्थ एंड यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें विमेन काउंसलर को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि विमेन काउंसलर से विमेन बहुत ईजिली अपनी बातों को कह सकती है। तो ऐसे में विमेन काउंसलर बढ़ेंगे तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन पे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे को जन्म देने से उनकी हेल्थ की क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसको रिफ्यूज़ करेंगी नहीं, वो भी अपना फैमिली प्लानिंग करेंगी। तो इस तरह से हमारा ये चारों बिल्कुल करेक्ट है विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम फोकस कर सकते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज में। बाकी इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को पीछे समझ में आ गया हो। बाकी हिंदी में जो बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कि हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने बताया है? सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एजवर्थ एंड मार्शल ने दिया है। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये डेविड रिकार्डो ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हेबरलर ने दिया है। और रियल कॉस्ट थ्योरी ये बास्टिल एंड मार्शल ने दिया। तो इस तरह से जो हमारा मैच कर रहा है एकदम डी कोड से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस इन टैक्सेशन इज बेस्ट इंश्योर्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल। यानी कि अगर टैक्सेशन में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो हम किस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम मार्जिनल सेक्रीफाइस या इक्वल प्रोपोर्शनल या एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस की बात करें तो मार्जिनल सेक्रीफाइस और इक्वल प्रोपोर्शन या एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस। तो मार्जिनल सेक्रीफाइस में हम ये देखते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस करती है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही हमारे लिए अच्छा है, जस्टिस है, ये न्याय देता है टैक्सेशन में। कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ऐसे टैक्सेशन को कहते हैं जिसमें जैसे जैसे हमारे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेशन बढ़ता जाता है। लेकिन इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस या एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस में ये टैक्सेशन का जस्टिस नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि अगर रिच जितना पैसा दे रहा है उतना ही पुअर भी पैसा दे, उतना ही टैक्स दे। तो ये किसी भी तरह से जस्टिस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस भी रिग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ावा देता है, ना कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस हमें जस्टिस दिलाता है, न्याय दिलाता है टैक्सेशन को। और ये बेस्ट अप्लाई होता है क्योंकि इसमें हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट है ऑल द फंड्स विच बिलोंग टू द गवर्नमेंट गो टू। तो गवर्नमेंट कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है? तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे कि ये जितने भी हैं पब्लिक अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो किसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है या गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है? तो पब्लिक फंड तो नहीं करती है, पब्लिक अकाउंट नहीं करती है। और कंटिजेंसी फंड ऐसे फंड होते हैं जिसको वॉर या ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम इसमें से पैसे निकालते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ये इसमें से गवर्नमेंट लोगों की सैलरी, पेंशन ये सब देने के लिए ये इसका यूज़ करती है, तो इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हिंदी में दिया हुआ है कि सरकार से संबंधित निधियाँ किससे दी जाती हैं? तो वो क्या है? हमारा कंसोलिडेटेड फंड यानी संकेतिक निधि। और बाकी ऊपर का मैंने आपको बताया ही। ये 38 क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट है जो कि मैं उसको समझाऊंगी। अब ड्यूरिंग 2004 एंड 13 इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर कितने से बढ़ा था? तो इसके अकॉर्डिंग 0.8 से लेके 1.7% तक बढ़ा था, अगर हम 2004 से 13 की बात करें तो। लेकिन ये पुराना डेटा है।
अभी के नए डेटा में मैंने वीडियोस में बताया है कि एक्सपोर्ट शेयर कैसा है इंडिया का, कितने बिलियंस हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होता है। तो जेंडर बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको 2004 और 5 में इंडिया के बजट में इंक्लूड किया गया था। तो जेंडर बजटिंग ऐसा बजट होता है जिसमें जेंडर एम्पावरमेंट की बात होती है और विमेन की भी बात होती है, लेकिन ये अलग से, ये जेंडर बस्टिंग ये मत समझ लीजिएगा कि विमेन के लिए कोई अलग से बजट है या किसी जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बजट है या बजट कोई सेपरेट कर रहा है मेन का और विमेन का, ऐसा कुछ भी नहीं है जेंडर बस्टिंग में। जबकि जेंडर बस्टिंग इसमें एम्पावरमेंट की बात करता है जेंडर के, और साथ ही साथ जो भी पुराने स्कीम है या कुछ भी है उसको नए तरीके से, उसको रिफाइंड तरीके से उस पर डिस्कशन होता है। तो 39 का हमारा ये टूल है जेंडर एम्पावरमेंट का, ना कि विमेन के लिए अलग से है और ना ही किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के लिए जेंडर बस्टिंग की जाती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट है विच सेक्टर इन इंडिया हैज डेवलप ब्रेकिंग द क्लोनिंग क्लास सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो डेवलप किया है और कोलिन क्लार्क ने जो सीक्वेंस दिया है उसको इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। तो कोलिन क्लार्क के हिसाब से जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो पहले प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और तब जाके सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है, तो ये होना चाहिए सीक्वेंस। लेकिन इंडिया प्राइमरी सेक्टर के बाद जंप करके सर्विस सेक्टर पे चली गई है और उसने सेकेंडरी सेक्टर को बाद में ध्यान दिया है, अब जाके ध्यान दे रही है। तो इसको इंडिया ने ब्रेक किया है उसके डेवलपमेंट में। तो वो कौन सा सेक्टर है, वो है सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जबकि ये गलत है। इसीलिए हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है वो उतना डेवलप नहीं है जितना चाइना डेवलप है, क्योंकि चाइना ने ये स्टेप को फॉलो किया है लेकिन इंडिया ने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट है हमें मैच करना है, लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट दिया है केन्स ने, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया है ड्यूजनबेरी ने, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया है फ्रीडमैन ने, और वेल्थ इफेक्ट दिया है पीगू ने। तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस पेपर के, वो मैं, इसका हिंदी वर्जन भी है, आप लोग हिंदी के बच्चे भी देख लें, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो